गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम जो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे ऑक्सीजन गैस के बारे में, तो ऑक्सीजन गैस के निर्माण की विधियां और उसके भौतिक गुणों के बारे में हमने पढ़ लिया था। वहाँ पर मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दी थी कि एक तो ऑक्सीजन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि इम्पोर्टेंट है, दूसरा भौतिक गुणों में जो अणुचुंबकीय प्रकृति है वहाँ से क्वेश्चन निकलता है, तो उसके बारे में कल अपन ने डिटेल से पढ़ा था कि ये अणुचुंबकीय क्यों होती है। उसकी व्याख्या हम एमओटी के आधार पर करते हैं, क्योंकि इसके पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमने क्लियर कर लिया था। अब जो हम पढ़ेंगे वो है ऑक्सीजन के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन गैस। रासायनिक गुणधर्मों में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है ऑक्सीजन की धातुओं से क्रिया। ये धातुओं से किस प्रकार क्रिया करता है। रिएक्शन विद मेटल्स। धातुओं से क्रिया, ऑक्सीजन सभी धातुओं से लगभग क्रिया करता है। जब ऑक्सीजन के साथ धातुओं को गर्म किया जाता है तो उनके ऑक्साइड बनते हैं, लेकिन कुछ उत्कृष्ट धातु या अक्रिय जो धातु रहती हैं, कम क्रियाशील धातु और उत्कृष्ट गैसों के साथ ही क्रिया नहीं करता। उत्कृष्ट जैसे Ag, Au, Pt आदि के साथ क्रिया नहीं करता, बाकी सब धातुओं के साथ क्रिया करेगा। सब धातुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो उनके ऑक्साइड बनते हैं और वो जलने लगती हैं, ठीक है ना। जैसे सोडियम Na की क्रिया आप ऑक्सीजन से कराओ O2, तो ये क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड Na2O में बदल जाएगा। प्रोडक्ट का आपको पता लग गया होगा, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, ऑक्सीजन की -2, तो क्या बनेगा Na2O। बनाना आता है ना, Na प्लस और O-2, तो ये दो इसके नीचे लिख दो और एक इधर, एक को अपन लिखते नहीं है। क्या बना, Na2O। अब इसको बैलेंस करो, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो इधर 2 कर दो, 4 सोडियम हो गए, इसको 4Na, तो ये आपकी सोडियम के साथ क्रिया होगी। क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। दूसरी धातु लो, सोडियम के साथ ये परऑक्साइड भी बनाता है, 2Na प्लस O2, क्या बनाएगा, Na2O2। ये क्या है, सोडियम परऑक्साइड, के रूप में भी रहता है सोडियम परऑक्साइड। इसके अलावा मैग्नीशियम से क्रिया कराते हैं, Mg प्लस O2। हमें पता है मैग्नीशियम की भी वैलेंसी +2 है और ऑक्सीजन की -2, तो 2 से 2 कट जाएंगे, MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सब गर्म करते हैं इनको वायु के साथ। मैग्नीशियम ऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 लगाओ, इधर 2 Mg कर दो, वैलेंस भी करते चलो साथ में। एल्यूमिनियम से क्रिया कराते हैं, Al प्लस O2। हाँ भाई, क्या बनेगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, +3, ऑक्सीजन की -2, ये 2 इसके नीचे लिखो, ये 3 इसके नीचे, Al2O3। यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया Al2O3। अब इसको बैलेंस करो, तो यहां पर देखो 2 एल्यूमिनियम है, ये 2 कर दिया। ऑक्सीजन यहां पर कितनी हो गई आपकी, 3, और यहां पर कितनी है, तो अभी मत करो इसको, पहले इसको करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए इसको 2 से गुणा करो, तो ये किससे हो जाएगी, 3 से, 6 ऑक्सीजन हो गई और 2 दूनी 4, 4 एल्यूमिनियम हो गई, ये बन गई। आयरन से क्रिया करते हैं, आयरन के साथ इसको गर्म करते हैं, Fe3O4,
ये बन जाता है आपका आयरन ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लो, 3 Fe है इधर, 3 Fe, 4 ऑक्सीजन इधर, 2, ये आपका क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड। तो मतलब धातुओं से क्रिया करके ये क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड। धातु से क्रिया करके O2 क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड। एक कॉमन रिएक्शन, पर इन 3 धातुओं से ये क्रिया नहीं करती, ठीक है ना, इनके साथ इसकी क्रिया नहीं होती क्योंकि अक्रिय धातु है। कैल्शियम से क्रिया कराओ इसकी, कैल्शियम प्लस O2 क्या बनेगा, कैल्शियम की भी वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की भी 2, तो कैल्शियम ऑक्साइड बैलेंस कर लो। तो देखो धातुओं से क्रिया करके ऑक्सीजन गैस क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड। ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ भाई, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए अगली रिएक्शन। अब आता है अधातुओं से क्रिया। धातु के बाद दूसरा आता है अधातुओं से क्रिया। ऑक्सीजन सभी अधातुओं से क्रिया करती है और उनके ऑक्साइड बनाती है, लेकिन ये उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों से क्रिया नहीं करती। उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों से, अक्रिय गैसों से क्रिया नहीं करेगी। अक्रिय गैस कौन कौन सी पता है ना, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ऑक्सीजन, ओजी, ये उत्कृष्ट गैस है, तक इनसे क्रिया नहीं करती है। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन से, इनसे क्रिया नहीं करेगी। बाकी देखो इसके एग्जांपल, ऑक्सीजन की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, H2 से ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं 1073 केल्विन ताप पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो H2O बनते हैं। बैलेंस करो, 2 ऑक्सीजन है, 2H2O, ये 2H2। नाइट्रोजन से क्रिया, देखो नाइट्रोजन मैंने बताया था बहुत कम क्रियाशील गैस है, तो आसानी से तो नाइट्रोजन से क्रिया नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन में त्रिबंध होते हैं, आपको पता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, वो पता है, तो बंध वियोजन एंथैल्पी बहुत उच्च होती है, तो ये इजीली नहीं क्रिया करेगा। लेकिन उच्च ताप पर, बहुत ज्यादा उच्च ताप पर, लगभग 3273 केल्विन ताप पर, 3273 केल्विन ताप पर ये इसके साथ क्रिया करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है। ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में अपन पढ़ चुके हैं जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़े थे। हाइड्रोजन से क्रिया हो गई, नाइट्रोजन से क्रिया हो गई, कार्बन से क्रिया करता है, तो कार्बन की क्रिया तो आपको पता ही है, अगर CO2 बनेगी, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो, और कम मात्रा में ऑक्सीजन अल्प मात्रा में तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है, ये आप जानते हैं। फास्फोरस से क्रिया कराते हैं, फास्फोरस P2 के रूप में रहता है, सॉरी P4 के रूप में रहता है, ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है, P4O10, क्या करेंगे, P4O10 तो 5O2, 10 ऑक्सीजन। इसके अलावा सल्फर से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फर से क्रिया करके ये क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO। तो ये आपकी किससे क्रिया हो गई, अधातुओं से। ये अधातुओं के यौगिकों से भी क्रिया करता है,
तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर धातु यौगिकों की क्रिया देखेंगे। आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में ये टेंशन नहीं लेने की अरे सर इतनी सारी केमिकल रिएक्शन है इस चैप्टर में तो कहाँ तक रटेंगे, रटना है ही नहीं। थ्योरी याद रखो, रिएक्शन को बैलेंस करना जानते हो, सबकी बैलेंस तुमको पता है, एक दो रिएक्शन को वैसे याद कर लो। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है इसमें, ये याद कर लो, ये रिएक्शन तो कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, कुछ वो बचा ही नहीं। रटने की जरूरत नहीं है, रिएक्शनों को समझ के ध्यान में रखो बस। अब देखो तीसरी रिएक्शन कराते हैं यौगिकों से क्रिया, अधातु यौगिकों से क्रिया। तीसरी है यौगिकों से क्रिया, यौगिकों से क्रिया। ये यौगिकों से क्रिया करता है और अन्य यौगिकों में बदल देता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, इसकी क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, आपको पता है सल्फर की +2 +4 +6 वैलेंसी दिखाता है, इसमें सल्फर की वैलेंसी +4 है। ये इन ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, SO3 बना लेता है, तो क्या हो गई +6। तो सल्फर यहाँ पे +6 वैलेंसी दिखा रहा है, SO3 बना लिया। इसको अपन वैलेंस करते हैं, ये क्रिया V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में होती है, 2SO2 2SO3, ये हो गया ऑक्सीडेशन कर दिया, मतलब इसका ऑक्सीकरणांक में वृद्धि हो रही है, मतलब ऑक्सीकरण हो गया, यौगिकों का ऑक्सीकरण करती है ये। दूसरा एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया कराते हैं, HCl की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में, CuCl2 की उपस्थिति में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमें क्लोरीन गैस मिल जाती है, Cl2 गैस मिलती है, साथ ही जल H2O। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लिया, H2O। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो इधर 4 कर दो, ऑक्सीजन 2 होगी बैलेंस, ठीक है ना। तो ये क्योंकि ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है क्लोरीन की तुलना में, तो ऑक्सीजन क्लोरीन को क्या कर रही है, रिप्लेस कर रही है। यहाँ पर क्लोरीन का तो ऑक्सीकरण हो गया है और ऑक्सीजन का क्या हो गया है, अपचयन हो गया है, ठीक है ना। तीसरी क्रिया करते हैं इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड से। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, 2CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अमोनिया की क्रिया कराते हैं, NH3+O2, तो ये आपको देगा नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेगा, H2O। इसको बैलेंस करो तो ये आ जाएगी 4NH3 4NO और 4 × 12 तो 6H2O। और अब ऑक्सीजन देख लो कितनी जरूरत पड़ी है, 4 इधर है, 6 इधर, 6 4 10 तो 5 हो। ये इसकी रिएक्शन होगी। भाई नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया है। और ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बना लेती है, H2। इसी प्रकार जिंक सल्फाइड की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, ये भी रिएक्शन आप देख चुके हो, ZnS+O2,
क्या होगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा ZnO, और सल्फर है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके SO2 बना लेगी। बैलेंस कर लो इसको, 2ZnS 2ZnO 2SO2, 2 दूनी 4 और 2 6 तो 3O2। ये आपकी क्या हो गई, यौगिकों से क्रिया हो गई। विभिन्न यौगिकों का ये ऑक्सीकरण कर देती है। ये आपके चैप्टर 5 में धातु क्रम में भर्जन का उदाहरण है। भर्जन का उदाहरण, जब किसी सल्फाइड अयस्क की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप पर कराते हैं तो वो उसका ऑक्साइड अयस्क प्राप्त हो जाता है, धातु ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, पढ़ाई थी ना ये सांद्रित अयस्क का ऑक्सीजन के उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने पर हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, वो भर्जन की क्रिया परावर्तनी भट्टी में कराई थी ये क्रिया। तो ये है, ये हो गई आपकी तीसरी रिएक्शन हो गई इसकी। अब देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया ये। कार्बनिक यौगिकों का दहन या ऑक्सीकरण। कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण। देखो, हाइड्रोकार्बन का अगर हम ऑक्सीजन की अधिकता में दहन कराते हैं तो CO2 और H2O प्राप्त होता है, ये फिक्स है। हाइड्रोकार्बन का अगर O2 की अधिकता में पर्याप्त मात्रा में, O2 की पर्याप्त मात्रा है तो आपको फिक्स है कि CO2 मिलेगी, H2O मिलेगा और साथ ही ऊष्मा मुक्त होगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ये होता है। अब हाइड्रोकार्बन, आप लोगों को मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन की 3 प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। हाइड्रोकार्बन में कौन कौन सम्मिलित हैं? एल्केन, जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। एल्कीन CnH2n और एल्काइन CnH2n-2। ये इनका फॉर्मूला है। तो अब अपन तीनों में से कोई सा भी हाइड्रोकार्बन अपन को मिल सकता है ऑक्सीजन के साथ, उसकी रिएक्शन पूछी जा सकती है। तो ये इस चैप्टर के लिए नहीं है, इस चैप्टर में से तो शायद ये रिएक्शन आए भी ना, बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिएक्शन है जो हाइड्रोकार्बन का दहन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिएक्शन आती है। आपके जो 11वीं क्लास में हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उसमें ये रिएक्शन महत्व रखती है। तो यहां पर मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कैसे आपको इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, सुपर ट्रिक, जिसके बाद आप हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीकरण की आपसे कोई सा भी हाइड्रोकार्बन दे दे, वो एल्केन में से कोई सा ही एग्जांपल दे दे, एल्कीन में से कोई सा ही एग्जांपल दे दे और एल्काइन में से भी कोई एग्जांपल दे दे, आपको तुरंत उस रिएक्शन को आप बैलेंस करके लिख दोगे, बता दोगे ये प्रोडक्ट बना है। इससे बढ़िया ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्या है? देखिए, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। मान लीजिए कार्बन X है और हाइड्रोजन Y है, कॉमन तीनों के लिए बता रहा हूं।
बुक्स में इनके लिए अलग अलग दे रखी होती है, 3 अपन को रिएक्शन याद करनी पड़ती है, अलग अलग ट्रिक। मैं आपको एक में ही समझा दूंगा, एक से ही तीनों का फंडा क्लियर हो जाएगा। CXHY ये कोई हाइड्रोकार्बन है, इसकी ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं, तो क्या क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। अब CO2 के कितने मोल मिलेंगे, H2O के कितने मोल मिलेंगे, ऑक्सीजन के कितने मोल आप यूज में लोगे, तो ये चीज आपको फाइंड आउट करनी होती है। रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना है किसी भी हाइड्रोकार्बन की, तो ये चीज पता होना चाहिए कि CO2 के कितने मोल बनेंगे। तो देखो CO2 के तो X मोल बनेंगे, जितने कार्बन के परमाणु की संख्या है उतने ही मोल CO2 के बनते हैं, तो यहां तो आएगा X CO2। CO2 के मोल क्या होते हैं, X CO2। H2O की कितनी मात्रा बनेगी, Y परमाणु है, इसके Y मोल इधर है और इधर यहां पर ये 2 मोल है, तो Y/2, Y/2। और ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए अपन को, इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए, तो N मोल चाहिए। और N का मान अपन कैसे निकालते हैं, चाहे तो आप जब ये चीज निकाल लोगे तो आपको ऑक्सीजन की मात्रा पता लग जाएगी, यहां निकाल सकते हो N की वैल्यू, वरना ये फॉर्मूला है N बराबर होगा X प्लस Y/4। कितने ऑक्सीजन इस हाइड्रोकार्बन के दहन के लिए जरूरी है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, N बराबर में X प्लस Y/4। ये ट्रिक आप याद रखिए, सुपर ट्रिक है ये। इससे आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का क्या करा सकते हो, दहन करा सकते हो। आपको रिएक्ट कोई सा ही हाइड्रोकार्बन दे दे, कितना ही बड़ा दे दे, आप तुरंत उसकी पूरी केमिकल दहन की केमिकल रिएक्शन लिख दोगे। इससे अच्छी ट्रिक आपको कोई बता नहीं सकता। हाइड्रोकार्बन CXHY है, अब ये चाहे एल्केन है, एल्केन एल्काइन है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या और कार्बन की संख्या तो लिखी होगी, तो CO2 तो कितने बनेंगे, कार्बन की संख्या के बराबर। H2O कितने बनेंगे, हाइड्रोजन की संख्या के आधे। और ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए, O2 के कितने मोल चाहिए, तो X प्लस Y/4, तो कार्बन की संख्या प्लस हाइड्रोजन की संख्या बटा 4, ये कर देना, आपका सारा रिएक्शन है जो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है ना। N O2 का मान पता ही लग गया, CO2 की मात्रा क्या होगी, X के बराबर, और H2O की मात्रा किसके बराबर होगी, Y/2 के बराबर। अगर आपका हाइड्रोकार्बन क्या है, CXHY है, तो ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। इस ट्रिक से अब अपन देखो काफी एग्जांपल करेंगे, आप कोई सा ही एल्केन बता दो, एल्किन बता दो, एल्काइन बता दो, सबका अपन क्या कर देंगे, दहन कर देंगे। देखिए अब एग्जांपल लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई ट्रिक का, ये आपको नोट करनी है। ये चीज आपको नोट्स में नहीं मिलेगी, PDF फाइल में नहीं मिलेगी, इसको नोट कर लो। दहन की रिएक्शन, हाँ भाई आप बताओ मैं कौन सा बोलूं। मान लो मैंने ले लिया C8 और H16, क्या नाम है, हाइड्रोजन दुगने, तो क्या नाम हो जाएगा, ये ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन, ऑक्टीन है। इसकी क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे, पता है क्या बनेगा, CO2 और H2O, साथ में ये उसमें निकलेगी। अब CO2 के कितने, जितने कार्बन के परमाणु है 8 CO2, ये कितना होगा, हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, हाइड्रोजन के H2O के मोल कितने होंगे, हाइड्रोजन की संख्या के आधे, तो 16/2 करोगे तो 8 ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितनी होगी, तो इस फॉर्मूले में रख दो, क्या रखोगे, O2 के लिए ये 8 है, वो 16/4, 4 चौक 16, क्या आ जाएगा 12 O2 आ जाएगा। लो
हो गई 1 सेकंड में, कोई दिक्कत किसी को? ये निकाल दिया अपन ने, किसी को कोई परेशानी? और देखो एग्जांपल, C5H12O2 CO2H2 प्लस ऊष्मा। हाँ भाई, CO2 के कितने? 5, H2O के कितने? 12/2 करोगे तो 6, और ये कितने आ जाएंगे? देखो वैसे ही निकालो, चाहे 6 ऑक्सीजन इधर, 5 दूनी 10 और 6 16 चाहिए। 16 कब हो जाएंगी? 8 दूनी 16। लो, चाहे फॉर्मूले में रख लो आपके, 5 + 12/4, 4 तिया 12, 8 हो गया। ठीक है। हाँ भाई, किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप कोई सी रिएक्शन दे दे, C3H6 या C3H4, ये लो, ये आपका एल्कीन हो गया, ये एल्केन हो गया, ये एल्काइन की ओर ले लो एक रिएक्शन, CO2 + H2O प्लस ऊष्मा। दहन की तो सारी अभिक्रियाएं संतुलित कर दोगे आप। 3, 4/2 करोगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी? यहीं से निकाल लो, 2 तो ये ऑक्सीजन, और 3 दूनी 6 और 2 8, 8 चाहिए तो 4 कर दो, हो गई 8। चाहे यहां से निकाल लो, फॉर्मूले में रखोगे तो आप 3 + 4/4 4 आ जाएगी। हाँ भाई, है ना मस्त ट्रिक। इस ट्रिक से आप किसी भी दहन वाली अभिक्रिया का संतुलित रिएक्शन लिख सकते हो। आपको वो कोई सा ही हाइड्रोकार्बन दे दे, और ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कहीं पे भी मिल सकती है। ये रिएक्शन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी मिल सकती है। ठीक है ना? तो आपको तो ये याद रखना है, दहन की अभिक्रिया का फॉर्मूला, दहन, हाइड्रोकार्बन का दहन, जहां पर भी हाइड्रोकार्बन का दहन आए ये माइंड में बैठा लेना, CXHY XCO2 Y/2 H2 और ये NO2, इसको अपने माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, अच्छी ट्रिक है ना? कमेंट में बताना इस ट्रिक से आपको कुछ फायदा हुआ या नहीं, कुछ हेल्प करी है या नहीं इसने ऑर्गेनिक में। अब देखते हैं अगला, ये हो गया दहन की अभिक्रियाएं, और इसकी जो देखते हैं रिएक्शन, एक तो रिएक्शन हो रहे हैं जैसे कार्बन डाइसल्फाइड के साथ क्रिया, लास्ट रिएक्शन है, फिर इसके उपयोग देखेंगे। जो बच्चे मेरे वीडियो को नहीं देख रहे, ये समझिए वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं केमिस्ट्री में। उनका बेस, या जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपके कठिन पोर्शन को सॉल्व कराने के लिए, उनको वो फिर रटेंगे अगर वो वीडियो नहीं देखते तो। हाँ भाई, 5वीं रिएक्शन है आपकी कार्बन डाइसल्फाइड CH2 से रिएक्शन, CH2 से रिएक्शन। हाँ भाई, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2, और ये क्या बनाएगी? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। 2 सल्फर है तो 2SO2 हो गया, कार्बन तो एक ही है, 2 दूनी 4 और 2 6 3O2। ये रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस भी मिलेगी और सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलेगी। ये आपके क्या हो गया? इसकी रिएक्शन। ये आपके ऑक्सीजन के जो गुण धर्म है वो खत्म हो गए। अब इसके उपयोग देखते हैं, O2 गैस के उपयोग। इजी थे, धातुओं से क्रिया बिल्कुल इजी, ऑक्सीजन से क्रियाएं तुम लोग कराते रहे हो शुरू से। धातु ऑक्साइड बनाते हैं, धातुओं से ऑक्सीजन क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, धातु यौगिकों से क्रिया करती है तो अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं, और हाइड्रोकार्बन का दहन होता है तो वो अलग अलग चीज है। अब अपन देखते हैं इसके उपयोग। उपयोगों में सबसे पहला आता है, ये श्वसन व दहन प्रक्रिया में प्रयुक्त होती है। जीवनदायिनी गैस है, श्वसन व दहन में प्रयुक्त। सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग तो यही है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो कोई चीज जले नहीं,
ऑक्सीजन ना हो तो कोई जीव जिंदा नहीं रहे, श्वसन क्रिया में प्रयुक्त होती है, भोजन का ऑक्सीकरण करती है। दूसरा इसका उपयोग होता है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में। तीसरा इसका उपयोग होता है स्टील और धातुओं के उत्पादन में। स्टील व धातु के उत्पादन में। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता है सारे। चौथा इसका उपयोग होता है जो द्रव ऑक्सीजन होती है, द्रव O2 हाइड्रोजीन NH2 हाइड्रोजीन से मिलकर रोकेट प्रणोदक का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? रोकेट प्रणोदक का। रोकेट प्रणोदक के बारे में पढ़ोगे आप 17वें चैप्टर में। इसके अलावा जो आपका O18 समस्थानिक है वो अभिक्रियाओं की क्रियाविधि जानने में भी प्रयुक्त होता है। आइसोटोप्स कुछ रिएक्शंस की मैकेनिज्म क्रियाविधि जानने में प्रयुक्त होता है। तो ये इसके क्या हो गए? कुछ इंपॉर्टेंट उपयोग हो गए। इससे बहुत से यौगिक बनाए जाते हैं, बहुत से यौगिकों के उत्पादन में, यौगिकों के उत्पादन में, जिनमें भी ऑक्सीजन रहती है उत्पादन में। ये ऑक्सीजन गैस के उपयोग हो गए, O2 गैस के। अब देखिए कल जो मैं बताऊंगा बहुत मोस्ट क्लास है। ये समझ लीजिए 11वीं की केमिस्ट्री 12वीं की केमिस्ट्री दोनों की एक समस्या हल कर दूंगा। आप लोगों को कोई सा भी ऑक्साइड दे दिया जाता है और आप लोगों से पूछा जाता है कि बताओ ये क्षारीय है या अम्लीय है, तो उस धातु ऑक्साइडों के या ऑक्साइडों के बारे में पढ़ेंगे कल अपन। हमारा जो कल टॉपिक रहेगा वो ऑक्साइड ही रहेगा। क्या रहेगा? ऑक्साइड। ऑक्साइड दो तरह के होते हैं, धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड। तो कौन कौन से धातु ऑक्साइड हैं जो क्षारीय होते हैं, कौन से अम्लीय होते हैं, कौन से उभयधर्मी होते हैं, कौन से उदासीन होते हैं, ये सारी समस्या मैं हल कर दूंगा। ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपके 11वीं क्लास की बुक के जितने भी क्वेश्चन थे या 12वीं क्लास की बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपके सॉल्व हो जाएंगे एक ही उसमें। तो कल की वीडियो जरूर देखना आप और उसे लाइक करना, कमेंट्स करना। ऐसी ट्रिक आपको किसी भी टीचर ने नहीं बताई होगी। इस तरह से मैं उस चीज को समझाऊंगा कि ऑक्साइडों का जो सारा फिनोमेनन है, फिर चाहे किसी भी चैप्टर में ऑक्साइड आए, चाहे धातु ऑक्साइड आए चाहे अधातु ऑक्साइड आए, उसकी प्रकृति के बारे में कि वो उदासीन है या उभयधर्मी है या अम्लीय है या क्षारीय है, तो उस चीज को मैं सारा क्लियर करके चलूंगा। ठीक है ना? आपकी पूरी केमिस्ट्री के ऑक्साइडों के बारे में बता दूंगा। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी क्लियर कर दूंगा कि इसका धातु ऑक्साइड कैसा होगा, इसका धातु ऑक्साइड कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल MnO, Mn2O3, Mn2O4 या MnO4 माइनस, इन धातु ऑक्साइडों की प्रकृति के बारे में बताओ। तो अपन तुरंत इसको बता देंगे कौन तो अम्लीय है, कौन क्षारीय है। तो एक आपकी बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना। कल अपन ये टॉपिक शुरू करेंगे ऑक्साइड। ऑक्साइड पहले तो मैं थ्योरेटिकल चीजें बताऊंगा, क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके एग्जाम्पल और उनकी जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर एक ऐसी लास्ट में ट्रिक बताऊंगा कि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा अम्लीय और क्षारीय ऑक्साइडों के बारे में और उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में।
तब तक के लिए बाय, कल मिलते हैं।